चलो भाई देखो, हमें पढ़ना आज क्या पढ़ना है? रतन सिंह पढ़ना है। रतन सिंह को पढ़ लिया हमने। क्या पढ़ेंगे? उदय सिंह। थोड़ा सा चलते हैं बैक। हमने पहले पढ़ा था रायमल। पढ़ा मैंने? पढ़ाया क्या आपको रायमल? नहीं पढ़ाया? शासनकाल क्या था रायमल का? एक ही बच्चा है क्या क्लास में? तो बाकी बोलो फिर और भी। क्या था शासनकाल? 1473 से 1509। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि रायमल जो था इसका पुत्र कौन था? एक पृथ्वीराज था। क्या पक्का? पृथ्वीराज सिसोदिया। क्या नाम था? पृथ्वीराज सिसोदिया। और इसको क्या बोलते हैं? उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है। रायमल के अन्य दो पुत्र थे, उनका नाम था, एक का नाम जयमल को छोड़ो और सांगा, और पुत्री को छोड़ो। चलो, सांगा के दो पुत्र थे, एक का नाम था उदय सिंह और एक का नाम विक्रमादित्य। आप कहोगे गुरुजी कल तो आपने बताया था 3 पुत्र, आज आप बता रहे हो 4 पुत्र बताए थे। भोजराज भी बताया मैंने आपको। आज हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली भोजराज की, ठीक है ना। हमें रतन सिंह की जरूरत पड़ने वाली, क्योंकि रतन सिंह द्वितीय की भी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। मैंने आपको बता दिया है। ये जो पृथ्वीराज सिसोदिया है ना, इसकी एक दासी जिसका नाम था पुतल दे। क्या नाम था? पुतल दे। और इस पुतल दे का एक पुत्र था जिसका नाम था बनवीर। क्या नाम था? बनवीर। समझ आ रही बात? मैं आपको थोड़ा सा बैक क्यों लेकर के चला हूं पता है आपको? महाराणा सांगा और पृथ्वीराज सिसोदिया। देखो, इसका राजा कौन बना था रायमल के बाद में? सांगा बन गया था ना। और सांगा के बाद इसका दूसरा पुत्र रतन सिंह शासक बना, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई है। विक्रमादित्य और उदय सिंह, इन दोनों को इनकी माता कर्मावती ने कहां भेज दिया? ननिहाल, बूंदी भेज दिए। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, ये बूंदी चले गए। तो अब मेवाड़ के अंदर शासन करने वाला कोई व्यक्ति नहीं बचा है। कब नहीं बचा? देखो, आपको मैंने ये भी बताया था कि गुजरात का एक राजा जिसका नाम था बहादुर शाह, उसने आक्रमण किया था मेवाड़ पे। आक्रमण किया था मेवाड़ पे और आक्रमण करके उसने अधिकार भी कर लिया था। उस समय कर्मावती ने राखी भेजी थी दिल्ली में। किसको? हुमायूं उस समय तो नहीं पहुंच पाया था, इसलिए वहां क्या हो गया था? साका हो गया था। तो मेवाड़ पे अधिकार किसका है अभी फिलहाल? बहादुर शाह का। बाद में कहते हैं कि हुमायूं आता है उस समय दिल्ली से, तब मेवाड़ में जो बहादुर शाह है वो मेवाड़ छोड़ करके भाग जाता है और रास्ते में नाव पलटने से उसकी हो जाती है मृत्यु। हुमायूं जो है वो भी वापस लौट जाता है दिल्ली। अब समस्या आती है कि मेवाड़ में राजा किसको बनाया जाए? मेवाड़ में राजा किसको बनाया जाए? तो कहते हैं कि विक्रमादित्य और उदय सिंह। अच्छा, ये माना जाता है कि जो विक्रमादित्य था ना, ये अयोग्य शासक माना जाता है। इसको विक्रमादित्य को क्या माना जाता है? अयोग्य शासक। उदय सिंह योग्य शासक था, लेकिन ये बिल्कुल छोटी आयु में था। इस समय इसकी आयु बहुत ज्यादा छोटी थी। और मेवाड़ के अंदर इस समय क्या हो रहा है? कोई भी आकर के आक्रमण कर रहा है, मेवाड़ को जीत के जा रहा है। कोई दूसरा आ रहा है, वो उसको भगा के मेवाड़ को लूट के जा रहा है। ऐसा सिस्टम मेवाड़ के अंदर चल रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर मेवाड़ के अंदर कोई मजबूत राजा चाहिए जो मेवाड़ के शासन का संचालन कर सके। मजबूत व्यक्ति की आवश्यकता है। अब मजबूत व्यक्ति अगर उदय सिंह और विक्रमादित्य को बना दे शासक, तो पक्का 100% कोई आएगा आक्रमण करके और फिर जीत के चला जाएगा। इसलिए उन्होंने सोचा, मेवाड़ के जो लोग थे उन्होंने सोचा कि मेवाड़ में एक बार के लिए राजा किसको बना दे? बनवीर को शासक। इस शर्त पे बनाया गया, ये कहा गया बनवीर से कि आपको हम राजा बना रहे हैं, लेकिन जब उदय सिंह बड़ा हो जाएगा, जब ये राजा बनने के लायक हो जाएगा, उस समय आपको मेवाड़ की राजगद्दी छोड़नी पड़ेगी और आपको क्या करना होगा? उदय सिंह को शासक बनाना पड़ेगा। बात समझ आई आपको? अब कहते हैं कि बनवीर मान गया। क्यों नहीं मानेगा? बोला ठीक है कोई नहीं, मैं राजा बन जाता हूं। ये शासक तो बन गया, लेकिन शासक बनने के बाद इसके मन में विचार आया कि उदय सिंह तो बड़ा हो जाएगा, 2 साल 4 साल 5 साल बाद फिर आएगा, फिर मेरे को राजगद्दी छोड़नी पड़ेगी। तो क्यों ना ऐसा कोई काम किया जाए कि मेरे को राजगद्दी छोड़नी न पड़े, मैं परमानेंट शासक बन जाऊं। तो क्या कर सकता है बताओ? इसने सोचा कि मैं विक्रमादित्य और उदय सिंह की क्या कर दूं? हत्या कर दूं। अगर मैं इनकी हत्या कर दूंगा तो फिर मेवाड़ का कोई वारिस ही नहीं बचेगा, तो राजा फिर कौन रहेगा?
बनवीर, ऐसा इसके मन में चल रहा है। तो कहते हैं कि बनवीर ने क्या किया, ये जाता है महलों के अंदर जहां विक्रमादित्य और उदय सिंह सो रहे थे, उन महलों में जाकर के ये वापस आ जाते हैं। जब ये शासक बन जाता है ना बनवीर, तब ये ननिहाल से वापस विक्रमादित्य और उदय सिंह कहाँ जाते हैं, मेवाड़ के अंदर। अच्छा, विक्रमादित्य तो थोड़ा बड़ा था, लेकिन उदय सिंह था ना, ये ज्यादा छोटा था। तो इसका पालन पोषण जो करने वाली एक महिला थी, उसका नाम क्या था, पन्नादाय। नाम तो उसका पन्ना था, लेकिन पालन पोषण करने वाली जो माता है उसको दाई माँ कहते थे, इसलिए इनका नाम क्या हो, पन्नादाय। ये इनका क्या करती थी, पालन पोषण करती थी। याद रखना ये प्रत्येक बात आपको, ठीक है। पालन पोषण कहते हैं कि जब बनवीर जाता है हत्या करने के लिए महलों के अंदर, तब जाकर के सबसे पहले वो किसको मार देता है, विक्रमादित्य की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद फिर वो दूसरे महल में जाता है उदय सिंह को मारने के लिए, और इस बात का पता चल जाता है पन्नाधाय को। पन्नाधाय को जब पता चलता है तो पन्नाधाय पूरा प्रयास करती है उदय सिंह को बचाने का। वो जाकर के द्वार में खड़ी हो जाती है और बनवीर से कहती है कि भाई उदय सिंह को तू मत मार, अगर इसको राजा नहीं बनाना तो मत बनाना। हाथादोड़ी करती है बेचारी, खूब मिन्नतें निकालती है उसकी, लेकिन बनवीर ने तो ठान रखी, इसको पता है वो जिंदा रहेगा तो मेरे को राजा रहने नहीं देगा। तो ये तो सोच करके गया कि 100% मार करके ही आना है। तो कहते हैं कि पहले तो हाथ हाथ जोड़ करके मिन्नतें करती है, लेकिन ये नहीं मानता बनवीर। तो उसने क्या किया था, पन्नाधाय ने पहले ही क्या कर दिया था, उदय सिंह जहां सोया हुआ था ना, वहां उसने क्या किया, अपने पुत्र, इसके पुत्र का क्या नाम था पन्नाधाय के, इसके पुत्र का नाम था चंदन। वहां क्या करती है, अपने पुत्र चंदन को सुला देती है। और फिर जब ये जिद ज्यादा करता है, तब ये कहती है, कौन कहती है, पन्नाधाय बनवीर से, कि वो सोया हुआ है उदय सिंह। सोया हुआ कौन है वहां पे, चंदन को सुलाया हुआ है। लेकिन क्या कहती है कि उदय सिंह वहां सो रहा है, अगर तूने ठान ही रखी कि उसको मारना है तो तू तेरे मन की इच्छा पूरी कर ले। बनवीर जाता है और चंदन को उदय सिंह समझ करके उसकी क्या कर देता है, हत्या कर देता है। तो ऐसा उदाहरण शायद ही कोई मिले कहीं, है ना। एक माँ अपने बच्चे को अपने देश की सेवा के लिए, अपने देश को, देखो कितना समर्पण है उनके अंदर, कि अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने कोई मार रहा है ना, और वो खुद उसको मारने के लिए वहां छोड़ रही है कि आप इसको मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे इस राज्य का जो वारिस है, मेरे देश का जो वारिस है वो बचना चाहिए। तो इतना समर्पण था उनके अंदर, उन्होंने अपने पुत्र का बलिदान वहां दे दिया था। अब बनवीर चंदन को मार करके और खुश हो रहा है, वो ये सोच रहा है कि मैंने किसको मार दिया है, उदय सिंह को। लेकिन उदय सिंह की मृत्यु अभी तक नहीं हुई है। तो क्या होगा, उदय सिंह को कहते हैं कि पन्नाधाय यहाँ से बचा करके, और जो कुंभलगढ़ दुर्ग है ना, कुंभलगढ़ दुर्ग, यहां से उदय सिंह को कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ में एक व्यक्ति है आशा देवपुरा, क्या नाम है, आशा देवपुरा के पास शरण में छोड़ देती है, ठीक है। उसकी शरण में छोड़ देती है। थोड़े समय बाद फिर ये ऐलान करती है, बता देती है पन्नाधाय कि भाई इस प्रकार से जो मेवाड़ का वारिस है, असली जो वारिस है वो भी जिंदा है, तो अभी क्या करना चाहिए, बनवीर को हटाना चाहिए यहाँ से। पहले पहले तो कहते हैं कि जब वो दुर्ग में जाती है ना कुंभलगढ़ के बाहर पन्नाधाय, तो अपने उस बच्चे को लेकर के जब जाती है उदय सिंह को, तो यहाँ सा देवपुरा जो था ना, वो किलेदार था वहां का, कुंभलगढ़ जो दुर्ग है ना वहां का किलेदार था। तो वहां उस किलेदार को जब ले जा करके सौंपती है उदय सिंह को, तो किलेदार भी मना कर देता है, उसको बोलता है कि भाई मेरे पास मत लेके, तो कहीं और ले जा, बनवीर को पता चलेगा वो मेरे को सल्टा देगा आके, है ना। लेकिन फिर भी कैसे वे मिलते मिलते निकाल करके उसको उसकी शरण में रखती है वहां पे। थोड़े समय बाद जब उदय सिंह थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, फिर वो ऐलान करती है कि मेवाड़ का जो वारिस है वो जिंदा है, तो बताओ इस पे कोई भरोसा करेगा क्या, है ना। जब ये कहानी बताती है कि भाई ये मेरा पुत्र नहीं है, लोग तो क्या मान रहे हैं कि चंदन ही तो मान रहे हैं ना इस उदय सिंह को। पन्नाधाय ने क्या किया था, चंदन का बलिदान दिया था, लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं, बलिदान किसका हो गया, उदय सिंह का। तो पन्नाधाय के पास है जो पुत्र वो कौन है, चंदन, ऐसा कौन सोच रहे हैं, लोग सोच रहे हैं। अब अचानक से 5-7 साल बाद कोई कहे कि भाई ये चंदन नहीं है तो उदय सिंह है, तो लोग सोचेंगे कि ये अपने पुत्र को शासक बनाने के चक्कर में, ये अपने पुत्र को शासक बनाने के चक्कर में कह रही है उदय सिंह है ना। तो लोगों ने इस पे भरोसा नहीं किया पन्नाधाय पे। फिर कहते हैं कि उदय सिंह के ननिहाल वालों को बुलाया गया था बूंदी से, उन्होंने आकर के उसकी शिनाख्त करी थी, उन्होंने कहा कि वाकई ये तो हमारा क्या है, हाँ उदय सिंह ही है। तो फिर बाद में कहते हैं कि उदय सिंह को शासक बनाया जाता है। अब इतना इजी इसको शासक थोड़ी बनने देगा बनवीर, इसके पास भी तो सेना है, पूरा का पूरा राज्य इसके अंडर में है। तो कहते हैं कि बाद में बहुत सारे राजा, एक तो शासक है वो आकर के इसकी हेल्प करते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। आपने ध्यान रखना है कि बनवीर की हत्या कर दी गई थी
कब कर दी गई थी? बनवीर की हत्या कर दी गई थी 1540 में। ठीक है, बनवीर की हत्या कब हो गई थी? 1540। ये आपने याद रखना, इतनी चीज आप नोट कर लो। पन्ना दाई के बारे में उसके पुत्र का नाम लिख लो। पन्ना दाई के बारे में एक दो बातें और अगर लिखना है, इसके पिता का नाम लिखना। पन्ना दाई के पिता का नाम हरचंद हांकला। हरचंद हांकला। इसके पति का नाम सूरजमल था। पुत्र का नाम चंदन लिख लिया आपने। नोट कर लिया क्या? एक गांव है कमेरी गांव। कमेरी गांव कहाँ है कोई पूछे तो? यह है राजसमंद के अंदर। ये क्या है गुरु जी? इस कमेरी गांव में, कमेरी गांव में क्या है ऐसा मैं लिखवाने वाला हूँ आपको, नोट करो आप तब तक। बनवीर किसका पुत्र था? माता का क्या नाम था? पुतल देव। और इसके पिता का नाम पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया का दासी पुत्र था ये। हाँ, ये मैं बता रहा हूँ आपको, नोट कर लिया आपने उतना? कमेरी गांव राजसमंद के अंदर है और इस कमेरी गांव के अंदर पन्ना दाई का स्मारक बना हुआ है। ठीक है, यहाँ क्या है? स्मारक है। किसका स्मारक है? पन्ना दाई का। ऐसे स्वामी भक्त लोग शायद ही दोबारा जन्म ले कभी, है ना? कितना खतरनाक वो समय और कितना खतरनाक निर्णय रहा होगा उनका, पन्ना दाई का उस समय का। कोई माँ अपने छोटे से बच्चे को किसी ऐसे व्यक्ति के सामने सुला रही है कि तू इसको मार दे, तो तलवार लेके खड़ा है और रो भी नहीं सकती। अगर रोए तो पता चल जाए कि इसके बेटे को मार दिया, है ना? नोट कर लिया आपने क्या ये? आगे बढ़े इसके बाद। चले आगे, नोट कर लिया? एक लाइन लिखो, एक लाइन लिखो भाई। लिखो, बनवीर की हत्या करने में, बनवीर की हत्या करने में तथा बनवीर की हत्या करने में तथा उदय सिंह के शासक बनने में, बनवीर की हत्या करने तथा उदय सिंह के शासक बनने में
मारवाड़ के शासक मालदेव ने सहयोग किया था। मारवाड़ के शासक मालदेव ने सहयोग किया था। समझ आई बात इतनी? अब आगे बढ़ते हैं। राजा बना दिया हमने किसको? उदय सिंह को। है किसको बनाया? बोलना करो भाई, मैं सोचा मैं मारवाड़ को इतिहास पढ़ाऊंगा आगे। आपको समझ आएगा कैसे कैसे मामले हुए। देखो बीच में शक्तिशाली राजा भी आ रहे हैं, बीच में ऐसे राजा भी आ रहे हैं जिनके राज में कोई भी आकर के और उनके राज्य को लूट के जा रहा है ना। अभी आप उदय सिंह लिखें। मैं किसी विद्यार्थी से पूछना चाहूंगा और जिससे पूछूंगा वही विद्यार्थी मेरे को जवाब देगा। जिस विद्यार्थी से पूछूंगा वही विद्यार्थी मेरे को जवाब देगा। जो गर्दन नीचे करेगा उससे ही पक्का पूछूंगा। वो ये सोच रहे कि मैं नीचे देख लूं, मुझे दिखूं ना। पहले तो मैं ये देखूंगा नीचे कौन कौन देख रहा है। अब मैं प्रश्न पूछूंगा आपसे, आप मेरे को ये बताएं कि उदय सिंह की माता का क्या नाम था? उदय सिंह की माता का नाम क्या था? बोलो। शाबाश, याद है। उदय सिंह की माता का नाम लिखो, लिख लो एक बार फिर से, माता कर्मावती। अब एक प्रश्न और पूछूंगा मैं, फिर जिससे पूछूं वही जवाब देगा मेरे को। अनुष्का बताओगे इसके पिता का क्या नाम था? क्या नाम था? सांगा। शाबाश, इसके पिता का नाम लिखो सांगा। नोट, यह है सांगा का 5वां पुत्र था। उदय सिंह का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। राज्याभिषेक कितनी बार हुआ? 2 बार। पहली बार हुआ था, काल क्या उदय सिंह का? बोलो। 1540 मान सकते, 1540 है एक्चुअल में, 1540 है। वैसे 37 भी सही है, चलो 37 लिख लो। क्यों है वो बताऊंगा अभी मैं। 1537 या 1540 से 1572। इसका पहली बार राज्याभिषेक हुआ था 1537 के अंदर। दूसरी बार इसका राज्याभिषेक हुआ था 1540 ईस्वी के अंदर। देखो राजा जो बना था ये 1540 में बना था। 1537 में राज्याभिषेक जरूर हो गया था, लेकिन अभी तक वो शासक नहीं बना था। ठीक है, पहली बार जो राज्याभिषेक हुआ था 1537 में गोगुंदा के अंदर। ठीक है, गोगुंदा कहाँ है? गोगुंदा उदयपुर में है। दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ था कुंभलगढ़ में। ठीक है, तो पहली बार तो राज्याभिषेक कुछ महत्वपूर्ण जो लोग थे मेवाड़ के, उन्होंने मिलकर राज्याभिषेक इसका करवा दिया था। लेकिन राजा अभी भी कौन बना हुआ था उस समय? बनवीर बना हुआ था। उसके बाद बनवीर के साथ युद्ध करते हैं 1-2 बार, और उस युद्ध के बाद फिर लास्ट में कब जीतते हैं? ये 1540 में जीत करके फिर 1540 में शासक बनता है। तब तक मेवाड़ पे शासन किसका रहा था? बनवीर का ही रहा था। याद रखना है आपको। नोट कर लिया इतना? फिर लिखना आपने उदय सिंह का विवाह। उदय सिंह की शादी लिख लो। भाई राजा बन गया मतलब नौकरी लग गया एक प्रकार से, अब शादी करनी है तो शादी बारात जाएगी सिरोही। सिरोही का राजा कौन है? लिखवाया हुआ आपको, पहले याद हो तो। अखेराज। अखेराज जो है उसकी पुत्री से इसका विवाह होता है। इसकी पुत्री का नाम है जेवंता बाई। क्या नाम है? पुत्री का नाम है जेवंता बाई। ठीक है, तो ये इधर से इसका विवाह हो रहा है इस तरफ। ये मैंने छपवा दिया कार्ड। ओके, लोकेशन कहाँ की लगानी है? गाड़ी स्टार्ट करते ही सिरोही की। सिरोही में जाके किसका घर पूछना है? अखेराज का। किसी और के घर बारात कई बार होता है ऐसे, एक गांव में 3 शादियां हो,
और बाराती तो बाराती होते हैं बेचारे, उनको खाने की होती है बस, और कोई लेना देना नहीं होता। अधिकतर तो बाराती होते हैं ना, अगर एक गाड़ी लेकर के आ रहे हैं 70-80 लोग, तो उनमें से कोई 30 एक ऐसे होंगे जो दूल्हे के साथ, उनको 10 एक तो डांस करने वाले होते हैं। वो डांस करने से पहले उनका अलग प्रोग्राम होता है, वो अलग है। और कोई 15 एक 20 एक लोग होते हैं जो दूल्हे के साथ कोई महत्वपूर्ण काम में भागीदारी निभाने के लिए होते हैं, कोई सामान इधर उधर करना और करना। बाकी जो लोग होते हैं वो गाड़ियां स्पीड में आती है उनकी, टेंट के आगे रुकती है, उनको कोई लेना देना नहीं है शादी से, उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता विवाह से। वो आते हैं सीधा टेंट में घुसते हैं, वहां से भोजन करते ही टेंट से बाहर निकलते ही पूछते हैं कि गाड़ी कितनी देर में चलेगी। और कई तो ऐसे होते हैं, एक दो गाड़ियां तो ऐसी होती है दूल्हे को सामने मिलती है, दूल्हा अभी आ रहा है, पहुंचा नहीं अपने ससुराल, उसको सामने मिलते हैं रास्ते में बाय बाय करते हुए, ठीक है यहाँ ना की बारात में कौन गया, हम आपकी बारात में गए हैं। तो ऐसे लोग होते हैं ना, वो ज्यादा जल्दबाजी करने वाले, किसी और की शादी में खा के आ जाते हैं। वास्तव में जिनके घर शादी हुई उनके घर पहुंचते ही नहीं, ना तो शादी वाला पूछता अभी तू कौन है, क्या में आयो, तो ऐसे पूछे तो हो सकता है उनके जो बारात आनी थी हो सकता है वही हो। बारातें 2-3 आती है, जब गांव के अंदर शादियां 2-3 होती हैं तो मिक्स हो जाता है मामला सारा। कईयों की बारात आती है रात को 12 बजे, पहुंच रही होती है दिन में 12 बजे, उस गांव के गांव वालों के मजे बन जाते हैं, वो टेंट में रहते हैं 2 दिन, निकलते नहीं, रसगुल्ले छुपा के रखे हुए ढूंढ लेते हैं वो सारे। जयवंता बाई से विवाह किसका हुआ, किसका, उदय सिंह का। इसी जयवंता बाई का पुत्र, अच्छा राजा बनने से पहले ही इसकी शादी हो गई थी बेचारा का, इसका पुत्र हुआ जिसका नाम था महाराणा प्रताप। क्या नाम था, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म जिससे पूछूंगा वही बताएगा मेरे को, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। मेरे को सरदार जी बताएंगे, सरदार जी मिल गए आपको, मेरे को बताना है, उसको नहीं बताना, पड़ोसी को नहीं, मेरे को बताओ। 1922, वेरी गुड सरदार। थोड़े दिन और रुक जाते स्वतंत्र हो जाता भारत है। इतनी क्या जल्दी, इतनी क्या जल्दी थी भाई है। 1922 और 2022 आ गया, तो महाराणा प्रताप यही कहीं मिल जाएंगे अपने को, बिल्कुल बुढ़े हुए मिलेंगे कहीं, है ना। और कौन बताएगा, किसने बताया 1540, 9 मई 1540, ये पूछना चाह रहा था मैं। मुझे ये नहीं पता था कि आपको 1540 भी याद नहीं है, मेरे को ये तो था कि आपको 1540 तो पक्का याद होगा, हाँ पता नहीं। तो 9 मई 1540 ये लिखवाया हुआ है, वैसे आपको मैंने पहले दोबारा लिख लो, 9 मई 1540, विक्रम संवत 1597। चलो आगे लिखेंगे, महाराणा प्रताप पढ़ेंगे तब लिखेंगे, एक बार इतना लिखो। तो महाराणा प्रताप की माता कौन है, जयवंता बाई, पिता का नाम क्या है, उदय सिंह। अब लिखो आगे, जैसे ही उदय सिंह राजा बनता है भाई, थोड़े समय बाद थोड़े समय बाद, क्योंकि पहले शासन करना बड़ा मुश्किल होता था, जब भी कोई राजा आस पास वाले को पता चलता था कि अभी अभी सत्ता चेंज हुई है, आवाज नहीं, आवाज अभी अभी सत्ता में परिवर्तन हुआ है, तो इस चीज का फायदा उठा करके पड़ोसी आक्रमण पक्का ही करते थे। अभी जैसे ही 1540 में शासक बना उदय सिंह, और इधर तो उदय सिंह शासक बनाया 1540 में, और अब जिससे पूछूंगा वही मेरे को फिर बताएगा। आप बताएंगे मनीषा मेरे को, 1540 में इधर तो उदय सिंह राजा बनाया, दिल्ली में कौन बनाया, बोलना नहीं है किसी ने भी। मैं ये देखना चाह रहा हूं कि आप घर जाकर के वाकई पढ़ते हैं कि ऐसे मस्ती मार के वापस आ जाते हैं, रजिस्टर को जैसे बंद करके रखते हैं वैसे उठा के ले आते हैं वापस, इसका मतलब यही है। आप बताओ, अकबर, आप तो कल आए नहीं थे, आप बताओ। अरे अकबर बनेगा, कौन बनेगा, दिल्ली में तो अकबर ही बनेगा, दिल्ली में कैसे शेरशाह सूरी बन सकता है। अरे 1540 से 1545 तक शेरशाह सूरी ने शासन किया था दिल्ली में, और मैंने कल आपको बताया था 1540 से 1555 ईस्वी तक सूरवंश रहा था, याद है कि नहीं है। भैंस का दूध कम पिया करो,
कितनी बार आपको बोला है मैंने, दिमाग हो जाएगा भैंस भर को नहीं पार्टिया भर को। पढ़ा करो रे घर जाके, क्या ऐसे मतलब मजा ही नहीं आता आपको पढ़ाने का, पढ़ते नहीं हो तो फिर क्या मजा है पढ़ाने का। सामने वाला कोई चार बातें, जैसे मैं उदय सिंह लिखूं आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए 1540 उदय सिंह, ठीक है, दिल्ली में कौन है, गुजरात में कौन है, मारवाड़ में कौन है, ऐसे आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, फिर मजा आता है इतिहास को पढ़ने का, और आपके जिंदगी भर याद भी रहता है। फिर कुछ लेना ना देना, मैं उदय सिंह की जगह अगर कुंभा लिखाने लग रहा हूं तो भी आप तो लिख लेंगे। ध्यान दो, उदय सिंह लिखता हूं, चलो पहले 1540 से 1572, एक्चुअल में इसका काल 1540 ही माना जाएगा, ध्यान रखना। जब उदय सिंह मेवाड़ के अंदर राजा बना, ध्यान दो सभी, मेवाड़ के अंदर राजा बना उदय सिंह, उस समय दिल्ली में शासक कौन बन गया, दिल्ली में शेरशाह सूरी। शासनकाल इसका 1540 से 1545, हुमायूं को हरा करके, मैंने कल स्टोरी बताई आपको, शेरशाह सूरी ने कहते हैं कि इस पे कर लिया आक्रमण, इस पे क्या किया 1543-44 ईस्वी के अंदर। इस आक्रमण में कहते हैं कि उदय सिंह हार गया था, हार गया, ओके, और शेरशाह की अधीनता स्वीकार कर ली। शेरशाह सूरी की अधीनता इसने क्या कर ली, स्वीकार कर ली। अब जो लिख रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, वो अफगान शासक था। ऐसे प्रश्न आएगा कि अफगानों से या अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला, स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक, मेवाड़ का पहला शासक कौन था, ऐसा पूछा जाएगा आपसे। तो मेवाड़ का अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला यह पहला शासक था। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, अब कल वाली बात अगर आपको याद है तो मेरे को बार बार आपको दोहरानी नहीं पड़ी वो बात। आप मेरे को बताओ, चलो आपसे पूछता हूं, फिर पूछ लेता हूं मैं एक चीज और। माया आप बताएं मेरे को कि शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई और कैसे हुई, बता, आप बताओ, आप बताओ। 1540 में मृत्यु हुई थी इसकी, वेरी गुड। 1545 में कैसे मृत्यु हुई, इतना नहीं पता, सांस रुक गया था, ऐसे ही हुआ होगा, मरते हैं तो सांस रुकता है। और मेरे को बताएं 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 बताएं, आप बताओ बेटा उधर, पता है कैसे मृत्यु हुई थी, कल बताया था क्या मैंने आपको, तेरा भला नहीं बताया मैंने, बताओ फिर याद आ गया। पुस्तकालय निर्माण हुमायूं ने करवाया था, वो मरा था लड़खड़ाते हुए, लेन पुल ने कहा था, नहीं बताएगा इसका। हाँ मैंने आपको बताया था, ये कालिंजर अभियान पे गया था और 1545 में बारूद फटने से इसकी मृत्यु हो गई थी, हाथ में पटाखा चल गया था इसके। चलो फिर लिख लो, अब इसकी मृत्यु, इसकी मृत्यु कालिंजर अभियान में हुई थी, मृत्यु कालिंजर अभियान में बारूद फटने से। हुमायूं का तो मैंने बताया था, पौड़ियों से गिर के मरा था, सीढ़ियों से गिर गया था वो, ऐसे नहीं लिखवाया कल मैंने आपको, देखो ध्यान दो, सीढ़ियों से गिर के मरा था हुमायूं। गलत लिखा है आपने, गलत लिखवा देगा मैंने, फिर ठीक है, कहते कहते थे मन डरा दो, मैं सोचू मैं गलत चलने लग रहा, सारा ये को कर लियो बेटे, चेक कर लो रे भाई, दो कई बार गलती से लिखवा भी दिया जाता है, तो सही लिख है। मरा तो नहीं था वो, हाँ वो कुछ आ गया। ध्यान दो, शेरशाह सूरी की मृत्यु कालिंजर अभियान में बारूद फटने से हुई थी। कब हुई थी, 1545 ईस्वी के अंदर। ये बात आपको बतानी क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि देखो ध्यान दो एक बार, इसलिए जरूरी है कि शेरशाह सूरी ने मेवाड़ पे आक्रमण किया, तब उदय सिंह ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी।
और ये बात कब की है? 1543-44 ईस्वी की। तो उदय सिंह सोच रहे हैं कि इसकी अधीनता तो स्वीकार कर ली, लेकिन अब इसकी अधीनता से दूर कैसे इसको कैसे भगाया जाए वापिस। तो इधर उधर प्लानिंग बना रहे थे, तब तक इसकी मृत्यु हो जाती है। और जैसे इसकी मृत्यु की सूचना मिलती है उदय सिंह को कि दिल्ली वाला शेर शाह सूरी तो टपक गया, तो फिर ये क्या करता है, ये उसकी अधीनता अस्वीकार कर देता है। उसके बाद अपने मेवाड़ को पुनः क्या घोषित कर देता है? स्वतंत्र घोषित कर देता है। ये बात लिख लेना। 1545 में सूरी की मृत्यु के बाद यह मेवाड़ को पुनः स्वतंत्र घोषित कर देता है। ओके रिपोर्ट है। आपके भेजे में घुसी इतनी बात क्या? अरे मैं पूरी ताकत झोंक रहा हूँ आपको समझाने में, और आप हैं कि पढ़ते नहीं घर जाके। और अगर आप घर जा करके नहीं पढ़ेंगे तो मैं कितनी मर्जी कोशिश कर लूँ आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा, इतिहास में आपको सिखा नहीं पाऊंगा। फिर आप नोट्स जरूर बना लेंगे सुंदर सुंदर, हो सकता है आप अवार्ड भी जीत ले सबसे सुंदर नोट्स वाला विद्यार्थी, लेकिन वो आपके दिमाग में नहीं घुसेंगे, पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा आपके। और आपको ये भी मैं बता दूं, अगर कोई विद्यार्थी छुट्टी करता है तो दूसरे की कॉपी लेकर के उसमें से नोट्स मत बनाना, कोई भी ध्यान रखना, आपको भी कह रहा हूं। इतिहास के नोट्स अगर सीधे बनते तो आप बुक में से पढ़ लेते, इसको समझना पड़ेगा आपको, और समझने से आपकी जो समझ विकसित हो जाएगी तो आपका इजी हो जाएगा याद होना चीजें। और यहाँ बीच में आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आगे जाकर के मैं समझाने का प्रयास करूंगा, बीच वाली स्टोरी आपको पता ही नहीं है, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए तो मैं क्लासें डालता हूँ इसके अंदर कि अगर बाई दो पहली बात तो छुट्टी करनी नहीं है, अगर छुट्टी कर लो तो आप ये क्लासें उसमें से देख करके आराम से और बढ़िया से नोट्स उसी तरीके से बनाओ जैसे क्लास में बैठ के बनाते हो, ठीक है ना। इतिहास और गणित के दोनों सब्जेक्टों के आप नोट्स किसी की कॉपी लेकर के नहीं बढ़ा सकते। रट्टे मारने नहीं है आपने, रट्टे मारने की जरूरत कहाँ है? मैं रट्टे मारता हूँ क्या? आप भी रट्टे मत मारो, जैसे जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे उसको 2-3 बार पढ़ो, घर जाकर के याद हो जाएंगे ऑटोमेटिक। ऐसे बच्चों की तरह पढ़ रहे हो, शेर शाह सूरी आया दिल्ली से, शेर शाह सूरी आया दिल्ली से, शेर शाह सूरी आया दिल्ली से, ऐसे करते करते घूम रहे, 5-7 बार पढ़ो, फिर वो मर गया, फिर वो मर गया, फिर वो मर गया, ऐसे रट्टे मारते कई तो। ध्यान से, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़े उसको आराम से पढ़ो आप, और ये मत सोचो ये एक बार में याद हो जाएगा, एक बार में याद नहीं होगा। एक बार में याद होता तो आप अब कब तक की लग चुके होते नौकरी। किसी भी चीज को पढ़ रहे हो उसको बिना याद करने का सोचो मत, आप उसको ध्यान से पढ़ो बस, बिल्कुल लगन से। एक बार पढ़ो, 2 बार, 3 बार, कम से कम 5 बार पढ़ोगे तब आपको लगेगा कि वास्तव में मैंने कुछ पढ़ा है। 2-3 बार में तो आपको कुछ भी याद नहीं होगा, 1% भी याद नहीं होगा 2 बार में, 3 बार में। ये तो एक ही चैप्टर को लेकर के बैठे रहते 10-10 दिन तक, कई तो लेके ही नहीं बैठे रहते चैप्टर, टाइम नहीं मिलता उनको। शाम को विचार आता है कि सुबह जल्दी उठेंगे, आता है क्या ऐसा? सच्ची सच्ची बताओ, ऐसे कौन सोचता है कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ेंगे? पढ़ते भी हो 7:30 शाम को। देखो दिनचर्या बताता हूँ मैं आपकी, आप उठे सुबह 8 बजे या 7 बजे उठ के, मान लो 7 बजे, चलो जल्दी उठ जाते हैं, तो मौसम चेंज हो गया। विद्यार्थियों की, जो असफल विद्यार्थी है ना, उनकी कहानी बताता हूँ मैं आपको, जो असफल विद्यार्थी है उनकी कहानी बता रहा हूँ, सुन लो। अगर आप भी ऐसा करें तो आप भी असफल विद्यार्थियों में गिने जाएंगे थोड़े दिनों बाद। असफल विद्यार्थियों की कहानी है कि वो सुबह ये सोचते हैं कि अब तो आज तो चलो लेट हो गए और आज हम दिन में पढ़ेंगे, दिन में तो कोचिंग आ जाते हैं तो दिन में नहीं पढ़ पाते, फिर वो सोचते हैं कि कोचिंग से जाकर के जरूर पढ़ेंगे, कोचिंग से जाते हैं तो सोचते हैं कि थक गए, चाय वाय पी करके थोड़ा सा घूम लेते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ी देर मोबाइल चला लेते हैं, रीलें देख लेते हैं, फिर वो सोचते हैं कि खाना खा करके पक्का पढ़ेंगे। खाना खा करके जैसे ही बैठते हैं 5, 10, 15 या 20 मिनट ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद आंखें बंद होनी शुरू हो जाती है धक्के से, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है, धक्के से बैठ रहे हैं अपने।
अब जब नींद आनी शुरू होती है तब वो सोचते हैं कि चल छोड़, सुबह जल्दी उठाऊंगा, और वो किताब को बंद कर देते हैं और सुबह अलार्म लगाते हैं 4 बजे की, और उठ जाते हैं 4 बजे से 10 मिनट पहले अलार्म को बंद करने के लिए कि कहीं डिस्टर्ब न कर दे मेरे को बाद में। सुबह नहीं उठा जाता। जिस व्यक्ति का इंटरेस्ट नहीं है, अगर रात को लेट तक नहीं पढ़ रहे तो सुबह भी नहीं उठा जाएगा ये। और जिस विद्यार्थी का इंटरेस्ट है पढ़ाई के अंदर, वो रात को लेट तक पढ़ेगा तो सुबह भी जल्दी उठेगा। नींद आएगी नहीं उसको, उसके दिमाग में ये चलेगा कि आज मेरा चैप्टर इतना रह गया, ये मैटर मैंने इतना पढ़ना है, आज इतना पीछे रह गया मैं, ये वो ऐसा चलता रहता है। और जिनको नहीं पढ़ना उनके दिमाग में नहीं आता कि पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही। उनको कोई लेना देना नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है कि मेरे से कोई आगे जा रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है कि मैंने कितना पढ़ लिया, पेपर मेरा कब है, कईयों को याद नहीं है कि हमने फार्म कौन से भरे हैं। और ऐसे ऐसे बीए के विद्यार्थी देखे हैं जो एडमिशन लेने के बाद जब एडमिट कार्ड आते तब पूछते हैं या डॉक्यूमेंट निकाल के देख लेंगे मेरे पास सब्जेक्ट क्या है, फिर वो किताबें अवनवी खरीदने जाते हैं बाजार, और वो भी पेपर से पहले दिन ही पढ़ते हैं जब उनको लगता है कि अब तो पेपर आगे करना है। तो ऐसे विद्यार्थियों की श्रेणी में अगर आप हैं तो फिर आप भी असफल विद्यार्थियों की श्रेणी में आते हैं, ध्यान रखना। निश्चय आप कर लो। नींद आती है सभी को भाई, खाना खाने के बाद सभी को नींद आती है। खाना खाने के आप लगभग 40 या 50 मिनट बाद नींद आती है 100% सभी को, लेकिन वो 50 या 1 घंटा अगर आप निकाल दोगे ना जैसे तैसे, उसके बाद रात को चाहे 2 बजे तक पढ़ते रहना, नींद नहीं आएगी आपको। देख लेना, आजमा करके देख लेना आज, ठीक है। अब लिखो आगे। समर्पित होकर के एक बार पढ़ लो तो बार बार घूमना ही नहीं पड़ेगा इधर उधर, मस्ती से जिंदगी सोना, फिर कोई पूछने वाला नहीं है बाद में, सुबह 10 बजे तक पढ़े रहना चाहिए। आगे लिखो, हरमाड़ा का युद्ध लिखो 1557। युद्ध का नाम लिखो हरमाड़ा का युद्ध। किन किन के बीच हुआ भाई? हाजी खां और उदय सिंह। लिखो हरमाड़ा का युद्ध। क्या तो 1557। एक तरफ था हाजी खां, ये हाजी खां पहले लिखवाया है क्या मैंने आपको? ठीक है। और हाजी खां का सहयोग कर रहा है जिसने जिसने शासक बनाया, किसको? उदय सिंह को। क्या नाम उसका? मालदेव राठौड़। ये मालदेव भी बहुत खतरनाक राजा है। देखो शेरशाह सूरी जब था ना दिल्ली में, और शेरशाह सूरी ने जब मेवाड़ पे आक्रमण किया है तो वो आसपास की और रियासतों पे भी आक्रमण करेगा। उसने अपने 5 सालों के अंदर खूब घमासान मचाया था, ठीक है ना। उसने मारवाड़ का जो राजा है मालदेव, इस पे भी आक्रमण किया था उसने, और बाद में जाते जाते ये बोला था बराए मुस्त एक बाजरा बादशाही बर्बाद बुरे, ये बोल करके वापस भाग गया था। बड़ी मुश्किल से युद्ध को जीत करके और वापस निकला था यहाँ से। तब जाते जाते क्या बोला था? मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बात साथ खो बैठता। मतलब मारवाड़ में ऐसा कुछ था नहीं मुट्ठी भर बाजरे के अलावा, उसके लिए वो बोला कि मैं लड़ा और हारते हारते बचा हूं, अगर हार जाता तो दिल्ली की बात साथ भी खो बैठता एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए। ऐसे पंगे ले रहे, देखो जानबूझ के तो मरेगा ही फिर वो, है ना। उधर जाकर के बारूद के ढेर पे पग रखा उसने, आराम से टिक करके नहीं बैठा दिल्ली में, यहाँ का आसपास का क्षेत्र भी बहुत था उसके अंडर में हो जाता था, लेकिन वो उड़ीसा तक हाथ मारा था, पूरे भारत का शासक बनने की सोच रहा था। हरमाड़ा का युद्ध मालदेव राठौड़ ने सहायता करी हाजी खां की, और युद्ध लड़ा गया। युद्ध किन किन के बीच में? एक तरफ कौन है? मेवाड़ का शासक है कौन है? उदय सिंह। कौन जीत गया होगा बताओ इस युद्ध को? इस युद्ध को कौन जीत गया? तो लिख लो, इतना नोट करो। चलो हरमाड़ा का मैदान कहाँ है पता आपको? अजमेर में नहीं, जयपुर में है। अजमेर में है। हरमाड़ा का मैदान देखते हैं, चलो इसको चेक करते हैं कल। हरमाड़ा का मैदान जयपुर याद आ रहा है मेरे को, बाकी क्या पता हो सकता है। नोट कर लिया इतना आपने?
आज मेरा इससे आगे पढ़ाने का मूड नहीं है आपको, है पढ़ाने का मूड नहीं है, लेकिन आपसे सुनने का मूड तो है मेरा। तो आप अपनी अपनी कॉपियां बंद कर दो। इतना लिखने के बाद इस हरमाड़ा युद्ध पे कल चर्चा करेंगे मोर। कल आप जब मैं क्लास शुरू करूं तो आप मेरे को बताओगे कि गुरुजी हरमाड़ा का युद्ध पढ़ रहे थे हम। हरमाड़ा युद्ध पे हम कल बात करेंगे और बहुत सारी बातें इस पे। लेकिन अभी आपने क्या करना है, इतना नोट करने के बाद अपनी अपनी कॉपियां बंद कर देनी, किताबें बंद कर देनी है। और मैं आपसे कुछ 10 एक प्रश्न पूछने वाला हूं, जिससे पूछूंगा वही मेरे को आंसर देगा। ठीक है, अभी इसके बाद का जो वीडियो मैं डिलीट कर दूंगा, अपलोड नहीं करूंगा, डरना मत। ठीक है, एक बार चंद्रपाल का गुरुजी मैं लो वीडियो, नाम तो काट दो यार बीच में। अब देखो, कॉपी बंद कर दी सभी ने, आंगली भी काट दो कॉपी वाले पेज के, उठाने के करो, प्रश्न पूछूंगा। ठीक है, अब जिससे पूछूं वो बताना मेरे को। पहले मैं पूछूंगा किससे वो बताऊंगा, फिर मैं प्रश्न पूछूंगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले पूछने वाला हूं सरदार जी से, जो पीछे सरदार जी बैठे हैं उनसे। तो सरदार जी आप मेरे को बताएंगे, अच्छा जो बीच में बोलेगा दूसरा प्रश्न उसी से पूछूंगा। तो सरदार जी आप मेरे को ये बताएं, महाराणा कुंभा की कोई 3 उपाधि बता दो। शासनकाल तो मेरे को पता है, नहीं बता पाओगे मेरे को बताने, उसको नहीं बताने पड़ोसी। महाराणा कुंभा की कोई 3 उपाधि याद है तो बता दो, नहीं है तो बोल दो गुरुजी याद को नहीं याद। ये वीडियो बंद कर दो।